और इस सिर्फ मैं टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें आर्म फोर्सेस में भी जो उन्होंने अभी इस बार जो उनका शो हुआ था, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, उन्होंने शो में जिस तरीके की चीज़ें दिखाई हैं, उसके एक फॉरेन टूरिस्ट मिनिस्टर ने कहीं पर स्टेटमेंट दी है कि हम कभी भी न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट वी आर केपेबल इनफ कि हम किसी को करने भी नहीं देंगे, चाहे वो अमेरिका क्यों नहीं हो। उसने स्ट्रेट अमेरिका को बोला था कि अगर अमेरिका ये सोचता है कि न्यूक्लियर पावर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, नो ही वोंट बी एबल टू, एंड दे वोंट बी इवन नोइंग दैट व्हाट केम एंड स्टॉप्ड एवरीथिंग, वी आर दैट पावरफुल। भाई हाँ, ठीक है उन्होंने कुछ मच्छर जैसे भी ड्रोन्स बना बॉम्ब्स बना रखे हैं भाई, मच्छर। भाई टेक्नोलॉजी में तो पता नहीं चाइना कहाँ ही चला गया। अभी मैं आज पढ़ रहा था क्वांटम मैकेनिक्स, पता नहीं आप लोग कितना फॉलो करते हैं। उन्होंने टेलीपोर्टेशन एक चीज होती है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जगह आवाज पहुंचा दी, इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी। अभी अभी उन्होंने एक उनकी एक कॉलेज है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट सफलपूर्वक पूर्ण कर लिया है कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन को एक जगह से हजारों किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट करके पहुंचा दिया। भाई पता नहीं साहब। कहीं अलग ही लेवल पे काम कर रहे हैं भाई पर हमने ऐसा सुना है कि वहाँ पे लोगों को बहुत, क्योंकि एक तरीके की वही है वहाँ पर तानाशाही कह लो, तो लोग काफ़ी खुश नहीं है और वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, तो लोग मतलब गवर्नमेंट उनको एग्जीक्यूट कर देती है या उनके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, तो ये मेजर रीज़न है, लोग खुश नहीं है वहाँ पे, ऐसा है। देखिए चाइनीज लोग जो बाहर रह रहे हैं ना, वो सब लोग वापस आ रहे हैं, यूएस से, कनाडा से, हर जगह से चाइना वापस जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हम चाइना इतना आगे बढ़ चुका है कि हम वहीं जाकर के रहना चाहते हैं। इट इज़ मच सेफर बेटर टू लिव इन दैट कंट्री नाउ। तो वो अगर हो रहा है तो मुझे लगता नहीं है कि वो इस वजह से हो रहा होगा कि लोग अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच छोड़ करके वहाँ जाएंगे, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जितने लोगों से मैंने बात करी जो हमारे जनरेशन के थे, हॉस्टल्स में जो थे, उनसे मैंने बात करी कि तुम्हें यहाँ पे किसी तरीके की ऐसी चीज़ को फील होती है, मुंह पे तो सबने नहीं बोला, फिर मैंने कुछ ऑब्जर्व किया जो वो बताएंगे नहीं, लेकिन मैं ऑब्जर्व करूँ क्या नाइट लाइफ अलाउड नहीं था, रहता था, काफ़ी वक्त रहा हूँ मैं वहाँ पे। और जब मैं शंघाई का मैंने स्काईलाइन देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गाँव में रहता था। सही बता दो भाई वो ऐसा लगा जैसे साइंस फिक्शन में पहुंचे हो। क्या लाइटिंग है, क्या एलईडी लाइटिंग है, एकदम वो बिल्कुल साइबर पंक वाला जो फील था। और सिर्फ शंघाई के बारे में नहीं है, उसके बाद मुझे सबसे अच्छा स्काईलाइन टोरंटो का लगता है, और है भी, ठीक है। और मैं डाउनटाउन में रहता हूँ, अभी तो नहीं रहता लेकिन रहता था, काफ़ी वक्त रहा हूँ मैं वहाँ पे। और जब मैं शंघाई का मैंने स्काईलाइन देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गाँव में रहता था। सही बता दो भाई वो ऐसा लगा जैसे साइंस फिक्शन में पहुंचे हो। क्या लाइटिंग है, क्या एलईडी लाइटिंग है, एकदम वो बिल्कुल साइबर पंक वाला जो फील था। और सिर्फ शंघाई के बारे में नहीं है, चोंगचिंग चले जाओ, ग्वांजाओ चले जाओ, शेंजन चले जाओ, चंगडू चले जाओ, कहीं चले जाओ, सेम ही लेवल है भाई। और मैं आपको, ये तो हो गया चलो कि मेरे को ऐसा, भारत में अगर आप गोवा को देखो, एक टाइम था जहां आप दिल्ली भी ले सकते हो। 180 देशों से लोग यहाँ पे रजिस्टर करते हैं प्रॉपर्टीज, 180 कंट्रीज। अगर आपकी वैल्यूएशन हाई हो गई तो एलटीवी पे 70% तो बैंक लीवरेज होगा। थोड़ा वो डिफरेंस है। इफ यू लुक एट इंडिया, भारत में अगर आप गोवा को देखो, एक टाइम था जहां आप दिल्ली के हो तो भी आपको गोवा में खरीदना है, अब बैंगलोर के हो तो भी आपको गोवा में खरीदना है। बैंगलोर में आपने लॉन्च की प्रॉपर्टी तो दिल्ली वाला आके खरीदने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। पुणे वाला महाराष्ट्र बॉम्बे तक आ जाएगा, मुंबई तक आ जाएगा, मुंबई वाला शायद पुणे तक चला जाए नहीं जाए, बट गोवा तक जाते थे लोग। करेक्ट। एक टाइम था। यूएई इज दैट टू द वर्ल्ड। आज यूएई मार्केट ऐसा हो गया है जहां पे 180 से ज्यादा देशों से रजिस्टर्ड बायर्स है यहाँ पे। फ्यूचर यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग इतनी टू हैव अ क्लियर एंड ओपन एआई पॉलिसी, और पीछे से आपको आज अबू धाबी ने 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स ऑन एआई फोकस टेक को अगले 10 साल में कैपिटल कमिटमेंट किया हुआ है। 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ कैपिटल गोइंग इन इनटू अ प्लेस लाइक एआई, जहां पे ये 8 रुपए की लागत आप लगा देते हो, जो कि बहुत गलत है। एक साइकिल आपकी लगभग 6 महीने की एक साइकिल होती है, तो 6 महीने की साइकिल में सिर्फ आप 20% के ग्रॉस मार्जिन पे आप काम करें, तो वो बहुत गलत एक अप्रोच होगी। तो वो एक चीज थी। केमिकल जितना हम यूज कर रहे थे उससे सॉइल की सस्टेनेबिलिटी बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है। मतलब एक पॉली हाउस के अंदर सॉइल आपको 3 साल के अंदर बदलनी पड़ती है, क्योंकि इतना ज्यादा केमिकल आप डालते हैं। सॉइल का एक पीएच होता है, तो यदि पीएच बिगड़ता है, यदि वो एसिडिक की तरफ चला जाता है या बेसिक की तरफ चला जाता है, अम्लीय हो जाता है, वैरायटी में थी कि हमें एक बास्केट कंप्लीट करनी पड़ेगी। और बास्केट कंप्लीट करने के लिए मतलब एक सीरियस बिजनेस यदि आप बनाना है, जिसको उपभोक्ता सीरियसली ले, तो उसके लिए 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं सर। वैरायटी, क्वांटिटी एंड कंटिन्यूटी। वैरायटी मतलब 25-30 वेजिटेबल है वो आपके पास होनी चाहिए, उनकी सही मात्रा में क्वांटिटीज होनी चाहिए। मतलब जितना आज मुझे टमाटर लग रहा है, मिर्च की क्वांटिटी उतनी नहीं होगी, क्योंकि 1 किलो टमाटर के ऊपर 100 ग्राम मिर्च लगती है, तो मुझे उत्पादन उसका उसी रेशो में करना पड़ेगा जरूरत के हिसाब से। एग्जैक्टली, जिससे वो परिस्थिति नहीं आए कि टमाटर हमने बहुत ज्यादा लगा लिया और सड़क पे हमें फेंकना पड़ रहा है। तो वो उसकी क्वांटिटी का जो मिक्स है वो होना बहुत जरूरी अच्छा, ये गलती बहुत होती है खासतौर से भारत का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है। मैं एक बहुत दूर बैठे व्यक्ति के तौर पर भी ये देख पाता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि ओवर प्रोडक्शन की समस्या से हमारे किसान बहुत जूझते हैं, और वो पूरा का पूरा उनके लिए वो पूरी फसल खासतौर से वेजिटेबल्स में वो बर्बाद चली जाती है। तो एक्चुअली डिमांड एंड सप्लाई साइड जब तक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, इस समस्या का समाधान नहीं हो जी, सकता। जी। और फार्म टू किचन को आपको आंसर देता है। जी, तीसरा पॉइंट क्या था जो? और तीसरी है कंटिन्यूटी। जी। तो जैसे आज आप फूल गोभी जिस खेत से निकलती है, उत्पादन शुरू होगा और 15 दिन तक गोभी वहां से निकलने वाली है। 16वें दिन यदि मुझे आपको गोभी देंगे तो वो कैसे होगी? तो मुझे जब मैंने पिछला लॉट जब लगाया था उसके 15 दिन के बाद अगला लॉट लगा देना है। तो जैसे ही जब ये खत्म हो रही होगी, पहला लॉट खत्म हो रहा होगा, दूसरे लॉट की मेरी गोभी चालू हो जाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आज क्योंकि बाजार जो है किसानों से सिर्फ खरीदी का काम करता है, जब वो प्लान कर रहे होते हैं अपनी क्रॉप, तब उसके साथ जुड़ा नहीं होता। तो इसीलिए आसान भाषा में समझो, इसका मतलब है कि उसने सोचा कि कीमत घटाकर लड़ने का कोई फायदा नहीं, उसने डिसाइड किया कि कंपटीशन को ही खत्म कर देगा, और उसने ये किया एक मेथड से जो आज भी हर बड़ी कंपनी की फाउंडेशन है, वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसे आसान भाषा में समझो, इसका मतलब है कि जो भी चीजें तुम्हारा बिजनेस चलाने के लिए चाहिए वो सब खुद बना लो या खरीद लो, किसी और पर निर्भर मत रहो। एक उदाहरण लो, मान लो तुम चाय बेचते हो, अभी तुम दूध डेयरी से खरीदते हो, चीनी किराने वाले से, चाय पत्ती होलसेलर से, और कप प्लास्टिक वाले से। हर कोई अपना प्रॉफिट कमा रहा है तुमसे। अब सोचो अगर तुम खुद डेयरी खोल लो, खुद चीनी का कारखाना लगा लो, खुद चाय पत्ती उगाओ और कप भी खुद बनाओ, तो बीच के सारे लोग हट गए, उनका प्रॉफिट अब तुम्हारा हो गया।
यही रॉकफेलर ने किया, ऑयल का बिजनेस। बाकी रिफाइनरी सिर्फ एक काम करती थी, कच्चा तेल खरीदो, साफ करो और आगे बेच दो, बस। बट रॉकफेलर ने क्या किया, उसने तेल रखने के पीपे यानी बैरल्स बनाने वाली फैक्ट्रीज खरीद ली। पहले वो 25 सेंट्स में एक पीपा खरीदता था, अब वो खुद 15 सेंट्स में बना रहा था। उसने तेल ढोने वाले टैंक वैगन्स खरीद लिए, उसने अपने गोडाउन्स यानी वेयरहाउसेस बना लिए, उसने सीधे दुकानदारों तक पहुंचने का अपना नेटवर्क बना लिया। हर वो काम जो पहले कोई और करता था और उसमें पैसा कमाता था, रॉकफेलर ने खुद करना शुरू कर दिया। अब बीच का सारा मुनाफा उसका था। इससे उसे बहुत बड़ा फायदा मिला, उसकी लागत सबसे कम थी और उसने एक और चाल चली। उसने रेल रोड्स यानी रेल कंपनियों के साथ गुप्त सौदे किए। ये सौदे ऐसे थे कि रेल रोड कंपनीज रॉकफेलर का माल ढोने के बाद उसे पैसे वापस कर देती थी। मतलब रॉकफेलर को ढुलाई मुफ्त में पड़ती थी और उसके कंपेटिटर्स को उनसे पूरा किराया वसूला जाता था, कभी कभी तो ज्यादा भी। निकालने यानी ड्रिलिंग में पैसा है, लेकिन रॉकफेलर ने कुछ और देखा। उसने देखा कि तेल निकालना बहुत रिस्की है, लक पर डिपेंड है। आज किस्मत अच्छी है तो तेल मिला, कल जमीन सूखी निकली तो सब बर्बाद। ये जुआ है। लेकिन रिफाइनिंग, क्रूड ऑयल यानी कि जो आदमी खुद को भगवान का दूत मानता है, वो किसी को भी कुचल सकता है। 1859 में पेंसिल्वेनिया स्टेट के टाइटसविल जगह में तेल मिला, ऑयल रश शुरू हुआ। हजारों लोग पागलों की तरह भागे वेल्स खोदने यानी कुएं खोदने। कुछ रातों रात अमीर हो गए, कुछ बर्बाद हो गए। बूम एंड बस्ट। आज तेल की बाढ़, कल सूखा, केओस। रॉकफेलर 20 साल का था, क्लीवलैंड में एक बुक कीपर का काम करता था। उसने भी ऑयल रश देखा, लेकिन उसने वो नहीं देखा जो बाकी सब देख रहे थे। बाकी सब देख रहे थे कि तेल निकालने यानी ड्रिलिंग में पैसा है, लेकिन रॉकफेलर ने कुछ और देखा। उसने देखा कि तेल निकालना बहुत रिस्की है, लक पर डिपेंड है। आज किस्मत अच्छी है तो तेल मिला, कल जमीन सूखी निकली तो सब बर्बाद। ये जुआ है। लेकिन रिफाइनिंग, क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल को साफ करके केरोसिन बनाना, जो लोग अपने घरों में लैंप जलाने के लिए यूज करते थे, वो असली बिजनेस है। क्यों? क्योंकि तेल निकालने वाला चाहे कोई भी हो, चाहे वो डूबे या तैरे, उसे अपना तेल साफ तो करवाना ही पड़ेगा ना। तो रिफाइनरी वाले का धंधा हमेशा चलेगा। 1863 में रॉकफेलर ने $4000 लगाकर क्लीवलैंड शहर में अपनी पहली रिफाइनरी खोली, जहां कच्चा तेल साफ होकर केरोसिन बनता था। वहाँ बाकी में उनके बीच में कंपटीशन था, इसलिए बीजिंग का जो इंफ्रा सबसे कमजोर है। क्योंकि शेंजन का और तगड़ा, क्योंकि शेंजन की इकोनॉमी सबसे बड़ी, शेंजन में सबसे ज्यादा अटैक है, चेंगडू का वहाँ की अलग इकोनॉमी। तो ये चक्कर था, बट इसमें एक गलती कर गई कि इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ा दी, ये डिमांड नहीं बढ़ा पाए अपने लोगों की। तो उनकी स्पेंडिंग पावर जो है ना बहुत कम खर्चा करते हैं चाइनीज। मतलब लग्जरी तो करते हैं, बट वैसे जो सबसे ज्यादा सेविंग वाले लोग हैं पूरी दुनिया में चाइनीज। तो ये लोग क्या है, अब अगर इनके मॉल्स में जाओगे तो 100 येन का कूपन, 300 येन का कूपन, मतलब क्रेडिट कार्ड वाला तो बहुत कम है वहाँ पे चक्कर। तो ये लोगों को ऐसे वो देते हैं पर्क्स की, खर्च करो दबा। अब वो आदत डलवा रहे हैं, क्योंकि अब देखो ना, उनको अपना इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है कि हमें देखना पड़ता है इंडिया की तरफ, भाई अफ्रीका की तरफ, अमेरिका की तरफ, यूरोप की तरफ। तो अगर उनको देश एक एक करके बाइकआउट और कर रहे हैं, तो उनको भी समझ में आ रही है कि अपनी ग्रोथ अगर नहीं बढ़ाओगे कंजप्शन तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा आकाश भाई, मैं देख रहा था आप इंडोनेशिया बहुत जाते हो, बार बार जाते हो, वैसे वहाँ पे क्या स्टेटों के बीच में खोड़ मच गई यार। इन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग भाई बढ़ा दी मॉल में कि 22 रुपए की बियर भाई, 22 रुपए की तो बिस्लरी आती है ना, वो भी 20 की कैन में भी, बोतल में भी। अच्छा जी। हाँ 22 रुपए की बियर है वहाँ पर। वहाँ पे दिक्कत क्या है ना कि इन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग भाई बढ़ा दी। ये ना मैन्युफैक्चरिंग पे इतना फोकस हो गया कि मैं एक रूल के बारे में बताता हूँ कि इनका जो ये ग्रोथ है उसका पीछे मेन रीजन क्या है। इन्होंने क्या हैक निकाला 1992 में, इन्होंने एक रूल निकाला था कि अभी हमारे क्या होता है, कोई फैक्ट्री लगाता है तो उसका जो टैक्स है एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाता है और कुछ हिस्सा जाता है स्टेट गवर्नमेंट पे। वो भी अब जीएसटी के बाद जाने लगा शायद, है ना। इन्होंने क्या रूल निकाला, जो इंडस्ट्रियल टैक्स होगा उस पर प्योर इसका हक होगा, स्टेट का। समझ रहे हो? तो अब स्टेटों के बीच में होड़ मच गई यार, मतलब मैं ज्यादा फैक्ट्री लाऊंगा तो मेरे पे ज्यादा पैसा होगा और मतलब हम ज्यादा अमीर होंगे, सेंट्रल से हमारा कोई मतलब नहीं। तो इसलिए वहां पर सारे स्टेट जो है ना भाई कंपटीशन में लग गए कि हम फैक्ट्री लेके आएंगे। तो मान लो आप जैसे पॉडकास्ट कर रहे हो, तो आपके पास कंपनी आ रही, सरकार आ जाएगी, भाई इस पॉडकास्ट को इंटरनेशनल लेके जाओ ना, स्टूडियो बनाओ ना, बिल्डिंग बनाओ, 1000 आदमी एक्वायर करो, 1000 करोड़ की कंपनी बनाओ। तो एक दो चाइना में ऐसा आया कि उन्होंने पैसा दे दे के कंपनी ग्रो कराई, क्योंकि इनको ये था कि बंदा जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा हम पे टैक्स आएगा। इसलिए आप क्या देखते हो कि दूसरे देशों के मुकाबले उनके शहरों के जो इंफ्रा है वो सब एक दूसरे को कम्पीट करते हैं, क्योंकि वहाँ बाकी में उनके बीच में कंपटीशन था। इसलिए बीजिंग का जो इंफ्रा सबसे कमजोर है, क्योंकि चाइना थोड़ा सा वो बदले नहीं, वो देसी है तो भाई वो देसी है, वो पैसा कमा रहे हैं। और जापान में ऑन द अदर हैंड टेक वाइज और इंफ्रा वाइज चाइना आ गया है, जापान आ गया है। भाई बराबर मान के चलो, या तो चाइना थोड़ा सा आगे मान के चलो अडेप्शन में, कि वो टेक वो अडॉप्ट कर चुके हैं लाइफ में। आपको रियल लाइफ में दिखता है वो जापान में दिखता है, चाइना में आपको वो दिखता है, शोकेस कर रहे हैं, ये बताते हैं कि हम ये कर सकते हैं, मतलब उनकी लाइफ में इतना नहीं दिखता है। और लोग सिमिलर हैं, मतलब दोनों के यहाँ बहुत डिफरेंस है। नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, हम अभी हमारे अंदर भी सिमिलरिटी है, उनके अंदर नहीं है भाई। नहीं मतलब वो मुझे पहली बार ऐसे किसी देश में जाके लगा कि यार चलो यार इनसे तो बढ़िया हम ही हैं। अच्छा, क्यों ऐसा क्या था भाई वहाँ पे? चिड़चिड़े से हैं थोड़े, उनके बुड्ढे अच्छे हैं। अच्छा, जैसे हम एक बार बस पे चढ़ गए थे गलत, तो आंटी बैठ गई, अब उन्हें पता चल गया गलत चढ़ गए, तो आंटी बेचारी को इंग्लिश भी नहीं आती, ट्रांसलेटर भी समझ नहीं आ रहा है क्या डिवाइस ले रहे हैं। जो बूढ़े हैं उनको बहुत ही पीछे हैं, मतलब उनको मतलब नहीं है टैक वैक से, तो वो काफी अच्छे हैं, फ्रेंडली, जैसे सीरीज में देखते। तो फिर जापान के बंदे में या तो होती है या बाय द टाइम, भाई मैंने देखो ऑफ कैमरा ही आपसे एक बात कही थी कि क्लास जो होती है ना वो खरीदी नहीं जाती, वो क्लास बंदे में या तो होती है या बाय द टाइम उसके अंदर डेवलप होती है। अब ये इतना पेस से डेवलप किया है कि सोच के देखो 2008 में इनकी इकोनॉमी शायद हमारे बराबर थी, आज जो हमारी अब है, 15 साल में ये कर गए। तो आप किसी को एकदम 10 करोड़ दे दो तो ऐसा नहीं हो 10 करोड़ वाला बंदा हो जाएगा, उसके अंदर छपरी गर्दी वाली रहेगी वो। तो जापान में आप जब जाते हो ना तो उनका हर टैक आप ये देखते हो कि इनकी लाइफ में इनबिल्ट है, ये इसको यूज करते हैं। मतलब ये कैफेज इसलिए रोबोटिक है क्योंकि बंदे कम है,
है ना। तो जितना भी आप टेक देखते हो, टॉयलेट्स वगैरह देखते हो, वो उनको यूज करते हैं। चाइना में आप जैसे देखते हो कि यार क्लासिक की थी भाई, पता नहीं कैसी गाड़ी बना रहे हैं, और तो पता नहीं कितनी थी वहां पे। और कॉपी बना रहे हैं बड़ी बड़े ब्रांड्स की, या अपने ओरिजिनल भी डिजाइन है उनके? जैसे हमने सुना डिफेंडर की कॉपी घूमती है वहां पे, और या वो पानी में तैरने वाली घूमती है। लैम्बो की भी कॉपी है जो उछलती है, वो देखिए आपने, यार वो खड़ी खड़ी उछल जाती है। मॉल में खड़ी रहती है वो तो BYD की। हाँ बहुत भाई कॉपी भी है। अब मैंने तो देखो किसी गाड़ी में थिएटर नहीं, वो नहीं देखा, प्रोजेक्टर इनकी गाड़ियों में प्रोजेक्टर रहते हैं भाई, स्क्रीन आ जाती है नीचे से हुआवे की, और प्रोजेक्टर रहते हैं। और 50-50 लाख में ऐसी SUV थी जो मैंने हुआवे की उसमें ये तो सोच के देखो एक सीन क्या हुआ, ल्यूकिन भाई कॉफी पी रहे थे, तो हम बात कर रहे हैं कि यार ठीक है एडवांस है, इतना एडवांस भी थोड़ी है। तो फिर मैं बोलता हूँ यार हम बोल रहे हैं एडवांस साला, जिस हम पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे आदमी भी नहीं खड़ा है। मतलब हमने कॉफी ले ली थी, हम ऐसी पेमेंट कर रहे थे, हमने अली पे से आदमी नहीं था, पीछे से मेरे रोबोट जा रहा है स्कैन करते हुए। मैंने बोला यार हमें या तो ज्यादा 15-20 दिन हो गए, हमें आदत पड़ गई है। तुमने देखा स्टोर में कोई आदमी नहीं है, हमने अभी कॉफी लिया, पेमेंट कर रहे हैं, पीछे से रोबोट जा रहा है, घूम रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो वहां पर थोड़े दिन रहोगे ना तो ऐसा लगेगा कि इसलिए मैं हाईवे नोट नहीं कर रहा था। ये तो देख ले कुछ नया दिखाओ। अच्छा भाई, आप एक जगह आप गाड़ियां दिखा रहे थे, आप हुआवी के शोरूम में थे शायद, कि भाई फोन का ब्रांड है और गाड़ी बना रहा है, और क्या ही गाड़ी बना रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ, गाड़ियों में क्या नया आ रहा है चाइना में? गाड़ी की एक ऐसी बात बताऊंगा तुम्हें, वो लोग, मैं क्यों कह रहा हूँ कि देखो जो 196 देश है ना टोटल, वो सब अलग चल रहे हैं और ये साला अलग चल रहा है। इसकी रेस ही अलग है कि दुनिया कह रही मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ, इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम बन चुकी है। 130 रजिस्टर्ड EV मेकर्स हैं वहां पे, 130 कार मेकर्स। तो समझ लो कंपटीशन कैसा है भाई। बीजिंग नाम की भी कंपनी है वहां पे। अच्छा। मैंने जितनी बार भी टैक्सी बुक की, एक भी टैक्सी रिपीटेड नहीं थी जो कंपनी की मैंने देखी हो। बार बार मैं नाम, अब हमें तो यार BYD तो पता है, देखो हुआवे पता है। मेरे साथ जो नैना थी उसने बोला कि यार 11वें फ्लोर से आए, ठीक है, तो क्योंकि आप बाहर निकलो जिस रास्ते से थोड़ा पता चल जाता है। मैं थोड़ा सा ऐसा हुआ, अब उससे पूछू भी क्या यार, उसको समझ ना आए, है ना। मैं दोबारा एक्सीलेटर पे गया, अब मेरे साथ जो नैना थी उसने बोला कि यार 11वें फ्लोर से आए थे हम। मैंने बोला यार 11वें फ्लोर से कैसे आ जाएंगे, कैसी बातें कर रही है तू, 11वें फ्लोर से टैक्सी कैसे छोड़ जाएगी हमें, हम वहां तो हाईवे था। कहती 11वीं से आई, मैंने देखा है, मैं भी यही देख रही थी, मैं बोली नहीं 11वां फ्लोर लिखा है। भाई मैं गया, मैंने 11वां फ्लोर दबाया और वहाँ हाईवे 11th फ्लोर पे, वहाँ सामने मॉल है, वहीं वो मुझे छोड़ के गया था, वही गेट था एंट्री का। 5 मिनट तो भाई मैं हैंग सा हो गया। मैं बैठा आराम से, और वहाँ वो था ल्यूकिन, मैंने इसकी कॉफी पी लेते हैं, थोड़ा समझ के होश आ जाएगा थोड़ा। थोड़ा मैं समझता हूँ, थोड़ा पढ़ता हूँ कि है क्या चक्कर, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बिल्डिंग बनाई भी तो है, पहाड़ है तो ऐसा बनाई होगी, ये ग्राउंड फ्लोर निकला, फिर 11वें फ्लोर पे भी हाईवे है, मॉल खड़े हुए हैं, तो भाई पूरा शहर ही लेयरिंग में बनाया हुआ है। कैसी बनावट है भाई, कौन इंजीनियर है भाई? आप सोचो, और ऐसा नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि तो आप उसके ग्राउंड फ्लोर पे गए, देखा आपने? भाई ग्राउंड फ्लोर पे गया तो मेट्रो जा रही है, शहर बने हुए हैं, हाईवे नदी है, और जब उस पर आए 11वें फ्लोर पे, वहां भी वो है क्या नाम है, हाईवे जा रहा है पूरा एज इट इज। उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बोलते हैं कि जिसने खरीदा है, 30 साल में नॉर्मल एवरेज बंदा घर खरीदता है तो 70 सकते हैं, मतलब आप कितने भी अमीर हो लीज पे मिलेगा। 70 साल की लीज है आपका खुद का घर, और 40 साल की दुकान होती है। तो अगर आपको उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बोलते हैं कि जिसने खरीदा है, 30 साल में नॉर्मल एवरेज बंदा घर खरीदता है, तो 70 साल हो गए तो 100 साल का हो गया तो मर जाएगा, उसका लड़का भी 20-30-40 साल का हो जाएगा, तो उसको हम काबिल बनाना चाहते हैं अपनी जनता को, ठलवा नहीं। उनका मानना यह है कि भाई ताकि उसके पास करने के लिए होगा क्या, तो और वेल्थ भी ऐसे ट्रांसफर होती रहेगी, सरकार हमेशा पावरफुल रहेगी। तो क्योंकि प्रॉपर्टी से लोग ज्यादा अमीर हो जाते हैं, तो उनकी पॉलिसी है कि कोई भी बंदा हमसे अमीर नहीं हो सकता सरकार से, तो इसलिए वो सेविंग करते हैं कि घर खरीदना पड़ सकता है। आपकी एक वीडियो बहुत वायरल होती है, करोड़ों में व्यूज आते हैं कि आप वो दिखा रहे थे उसमें कि सीढ़ियां हैं, एस्केलेटर्स हैं, और वो एकदम डीप डाउन पाताल लोक में जा रही है, आपने पाताल लोक की सीढ़ी। तो आप नया इन्वेंट क्यों करना है, आप 0 पे हो, आप कर लेना पहले 20 पे आ जाओ, उसके बाद नया कर लेना, पहले कॉपी मारो। तो वो ये कर, हमारे यहाँ क्या है कि हम ना जैसे कोई कर भी रहा है कॉपी, हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, बट दुनिया में सबसे अच्छा सक्सेस पाने का तरीका मेरे सबसे कॉपी है। अगर कोई बंदा 20 साल से काम कर रहा है तो आपको नया इन्वेंट क्यों करना है, जब आप 0 पे हो आप कर लेना, पहले 20 पे आ जाओ, उसके बाद नया कर लेना, पहले कॉपी मारो। तो वो ये कर रहे हैं और वो शर्माते नहीं है भाई। आप देखो ना ब्रांड्स, ड्रोन में कोई नहीं था, कोई टक्कर दे देगा DJI को, आसपास है कोई, नहीं दे सकता। BYD देखो, उसकी मजाक बनाई थी इलोन मस्क ने, कहां पहले बोला और फिर मैं बोल रही हूँ, एक बार फिर से। जो खुद कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, उन्होंने खेती में आना चाहिए। मैनेजर लोग कर लेंगे, लेबर लोग कर लेंगे, उससे नहीं होगा सर। खुद से अगर आप टाइम दे सकते मराठी हो, में हमारे यहाँ बोलते हैं कि उंटावरून शेळ्या हाकायच्या नसतात। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। मतलब क्या कहना चाह रहे हो उससे? कि बाहर से हम लोग सिर्फ बोलेंगे कि अंदर काम चालू है खेती में, और खेती के कोने में खड़े रह के देखेंगे तो नहीं होगा ना सर। प्रैक्टिकली करना होता है, वहाँ जाके देखना होता है, करेक्ट, हर पौधे से बोलना होता है, उसको टच भी अगर टच करे ना पेड़ को तो अलग फील होता है सर, मुझे तो होता है खेत में जाके ही होता है। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आई एम श्योर सबसे आपका प्राउड मोमेंट क्या रहा है, सबसे लो तो शायद के लिए फ्यूचर बहुत अच्छा है सर, ताकि किसान साथ मिलके हाँ। मार्केट में बेच सके। हाँ। आपका लगभग 10 साल के ऊपर, 10-12 साल के ऊपर खेती हो गया। हाँ। सबसे आपका प्राउड मोमेंट क्या रहा है, और सबसे लो तो शायद तब हुआ होगा जब आप अंगूर का लॉस किए होंगे। लॉस के बाद ही मुझे प्राउड मोमेंट हुआ ना सर, क्योंकि अंगूर उखाड़े और टमाटर लगा, तो वो आपके सबसे बेस्ट मोमेंट था। क्योंकि जो बंजर जमीन में नेट हाउस बनवाया था, जो 100 टन वहाँ से शिमला कैप्सिकम मैंने उगाई थी, वो भी तो प्राउड ही था, क्योंकि वहाँ बहुत सारे किसान विजिट के लिए आए थे और बंजर ज़मीन में उगाए थे। बहुत सारे न्यूज़पेपर में हमारी न्यूज़ आई थी। लेकिन उससे भी जब मेरा टोटल लॉस होके मैं खड़ी रही और टमाटर लगवाए और मुझे टमाटर का फसल अच्छा से आया ना सर, वो प्राउड मोमेंट था मेरे लिए।
समझ गया। अभी बहुत सारे जो वीडियो देख रहे होंगे शायद, जैसे आपने कहा छोटे किसान हैं या लोग हैं जिनके पास 1-2 एकड़ ज़मीन है, 2.5 एकड़ ज़मीन है, 3 एकड़ ज़मीन है। आपके पास आज के दिन में आपका खर्चा निकल पाता है, खेती से प्रॉफिट आ पाता हाँ है? सर, हाँ कुछ उदाहरण दे सकते हैं इफ़ यू डोंट माइंड? आपके पास 15 एकड़ है ज़मीन, 15 एकड़ ज़मीन में आपका कैसा रेवेन्यू हो पाता है, कैसा खर्चा मिल पाता है, सारे फसल मिला के? एक-एक फसल का नहीं जाएंगे। उदाहरण आपने दिया कि प्याज में आज पैसा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन आज अनार की खेती में आप शायद कमा रहे प्याज हैं। में प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन लॉस भी नहीं हुआ सर। अच्छा, हाँ, लॉस भी नहीं हुआ। तो कुल मिला के कैसे होता है? अगर आप ओवरऑल बता देंगे, फिर प्याज का, अनार का ऐसा अपने खेत के हिसाब से, तो लोग को एक आइडिया मिलेगा कि हाँ, इतना शायद हो सकता है मेरा। समझ लो आज आज मेरा 3 एकड़ का प्लॉट मैंने हार्वेस्ट किया है अनार का, 3 एकड़ का, जिसका मैंने शुरू जनवरी में किया था, पिछले साल जनवरी में किया। उसके बाद मैं क्या करती हूँ सर, खेती करती हूँ ना, तो कौन सा भी डिसीजन मुझे अगर लेना है, कुछ भी बात मुझे खरीदनी है, तो मैं बहुत क्या बोलते हैं उसको, विचार करती हूँ, सोच करती हूँ कि ये मैं खरीद करूँ या ना करूँ, इससे मुझे प्रॉफिट होगा नहीं होगा। तो मैं मेंटेनेंस जितना कम हो सके ना सर, उतना कम करती हूँ। आज 3 एकड़ का प्लॉट मेरा हार्वेस्ट हुआ है, 7-8 लाख का मुझे अनार की खेती में से मिले हैं अभी 7-8 लाख रुपये पर एकड़ नहीं, 3 एकड़ से 3 एकड़ से 8 लाख प्रॉफिट। हाँ, 8 लाख प्रॉफिट मुझे हुआ है, लेकिन मेरा खर्चा बहुत कम हुआ है सर, जो 1.5 लाख रुपये खर्च हुआ है। रेट का चैलेंज है, क्लाइमेट का चैलेंज है, लेबर का चैलेंज है। लेबर के जो चार्जेस है वो बढ़ चुके हैं, और काम का लेवल जो है वही है ना सर। ऐसा थोड़ी ना कि चार्जेस अगर 200 से 500 तक चले गए और उस लेबर को इस 2 हाथों के बजाय और 2 हाथ आ गए, काम उतना ही हो पाता है। काम उतना ही हो पाता है ना सर। ये सब चैलेंज के बावजूद मैम आप आज खेती कर रहे हो, ये भी कह रहे हैं कि अच्छे से करो, तो मशीनरी आनी चाहिए, जैसे कि मल्चिंग पेपर डालना है, मल्चिंग के लिए कुछ ऐसा रोल हो, क्योंकि मल्चिंग डालना हो तो ऐसा मल्चिंग का रोल आता है, साइड से 2 लोग पकड़ते फिर लेके चलते हैं उसको ज़मीन ढकने के लिए। अगर ऐसा कुछ रोल ऑटोमेटिक कुछ मशीनरी आ जाए तो खुद ब खुद वो चले, सिर्फ एक ही मैन उसको हैंडल कर सके, ऐसी मशीनरी आनी चाहिए। ग्रास कटर के लिए ऐसे हैंडल पकड़ के लेके जा सकते हैं, और वो जो रोटावेटर रहता है वो ट्रैक्टर का रहता है, और दूसरी जो मशीनरी ट्रैक्टर की है लेकिन वो महंगी है, वो भी ग्रास कटर कर सकती है, लेकिन छोटे किसान नहीं ले सकते। उसके लिए छोटी कुछ ऐसी मशीनरी हो जो बीच में, दोनों पेड़ों के बीच में ऐसा एक आदमी लेके चले और ग्रास कटर रोटावेटर के जैसा कर सके, ऐसी मशीनरी आनी चाहिए, जिससे मैन पावर कम लगेगा, और मतलब बेसिकली लेबर के जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। फर्टिलाइजर में, जो पेस्टिसाइड में, उसके रेट ज़्यादा बढ़ गए सर अब। उसको कवर करना है, लेबर को कवर करना है, आसमान को ही, जो आसमानी संकट है उसके ऊपर भी ध्यान देना है, और रेट क्या मिलेगा आखिर में। ये सारी दुविधाओं में आज का किसान फंसा हुआ है। अगर ऐसे कुछ छोटी छोटी मशीनरी हो जाए और गवर्नमेंट ने अगर कुछ रेट फिक्स कर दिए, तो मुझे लगता है कि किसानी करना कुछ बड़ी बात नहीं सर, दिक्कत की बात नहीं। एक बहुत ज़रूरी विषय है मैम, अब अनार पे रुकी हूँ, आज अनार है इसलिए नहीं बोल रही, या देख रही है, वो अपना खेती में कुछ बेहतरीन करना चाहती है। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, ऐसे वो कैसे आगे बढ़ सकती है या बढ़ सकता है? मैंने पॉलीहाउस, नेट हाउस सब कुछ कर चुकी हूँ मैं, अब अनार पे रुकी हूँ। आज अनार है इसलिए नहीं बोल रही, मैं किसानों को सलाह देना चाहती हूँ कि आप फ्रूट खेती करिए, मैन पावर आपको कम लगेगा, मतलब आपका पैसा वहाँ पर थोड़ा कम लगेगा, आपको मैन पावर कम लगेगा, और इसके लिए ऑटोमाइजेशन ज़्यादा हो चुका है। फ्रूट की खेती अनार ही नहीं, आप बेर कर सकते हैं, आप अंजीर कर सकते हैं, और अभी एक आया देखो ड्रैगन फ्रूट, उसके लिए तो मेंटेनेंस ही नहीं ऐसा ड्रैगन को। तो ऐसे खेती करिए जिससे आपको टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर सकते हैं और मैन पावर कम लग सकती है, और इसका क्लाइमेट का असर ज़्यादातर वेजिटेबल्स पे ज़्यादा होता है, फ्रूट खेती पर ज़्यादा नहीं होता है। किस प्रकार का? अभी आप फ्रूट खेती का ही बात करते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी ऐसा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा समझा सकते हैं किसानों को? मैंने पौधे जब से लगवाए तब से मैंने ड्रिप इरीगेशन लगवाया, सबसे बेसिक टेक्नोलॉजी। बेसिक, जैसे कि कॉक घुमाती हूँ, पानी जाता है, मुझे पानी देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैं एक राउंड मार के आती हूँ कि हर पेड़ के पास पानी गिर रहा है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, स्प्रेइंग करना है तो हमें ब्लोअर से ही करना है, स्प्रेइंग के लिए ब्लोअर हो गया, ब्लोअर हो गया, वहाँ पे हमारे मैन पावर कम लगी। और बाकी फर्टिगेशन जो देना है वही ड्रिप से ही देते हैं, वाटर सोल्यूबल, वो भी ऑटोमेटिक ही जाता है। सेंटराइज एक जगह पर कॉक है, उगा सकते, बेच नहीं सकते। जो अंदर के लोग हैं वो बड़े हो रहे, किसान और छोटे होते जा रहे। ये मैं पढ़ रहा था कि सारे बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, आपका जितना बनाने का खर्चा होता है उस पर आप एक मार्जिन ऐड करते हो और आगे मार्केट में बेचते हो। केवल एक किसान में ऐसा होता है जो उगाने का खर्चा है उसके बाद वो अपना प्राइस ही नहीं डिसाइड कर पाता है। जैसे अंगूर में आपने डिसाइड किया, हमारे यहाँ के किसान की यही तो खराब हालत है सर, क्योंकि वो उगा सकता है, बेच नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात कि मार्केट अप डाउन होता रहता है। सर उगाने आता है, बेचना नहीं आता सर। मैंने थोड़े से एरिया में, क्या बोलते हैं उसको, गवार लगवाया था। गवार एक
भाजी का ये गवार लगवाया था सर। एक लोकल व्यापारी मेरे यहाँ है, क्योंकि वो मार्केट भेजने लायक नहीं था, थोड़ा सा था, शायद 50 किलो गवार था। तो मैंने उस व्यापारी को जगह पर, उसने मेरे यहाँ से 20 रुपये किलो लेके गया सर, 20 रुपये किलो मेरे यहाँ से, और गांव में उसने स्टॉल लगवाया। मैं किसी काम से गांव में गई, उसकी माँ बेच रही थी वहाँ पे, मैं स्कार्फ वगैरह बांध चुकी थी, गाड़ी पे आई और मुझे लगा कि जो सुबह मेरे पास से लेके उसकी माँ है और मेरे खेत का गवार वो बेच रही है। तो मैं उनके वहाँ रुकी और बोला, मौसी गवार कैसे कह दिया ऐसा? उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। जो सुबह मेरे पास से 20 रुपये किलो लेके गया सर, उसकी माँ 15 रुपये पाव केजी, मतलब 250 ग्राम। हाँ बिक रही थी। तो 60 रुपए किलो। 60 रुपये किलो। वही तो, अगर मेरे पास टाइम नहीं और मेरे पास कोई भी किसान हो इतना सा बेचने निकाल तब बेच देती तो अच्छा रहता। फर्स्ट वीक में मैंने पैसे ज़मीन से निकाला थे उसका, और बाद में प्लांटेशन उसका करते। नवंबर एंडिंग में मैंने 26 नवंबर 2024 को मैंने प्लांटेशन किया था प्याज का, और अप्रैल के फर्स्ट वीक में मैंने पैसे ज़मीन से निकाला और निकाल के मैंने स्टोर करके रखा, क्योंकि मुझे लगा कि रेट जब आएंगे, जब मैंने निकाला तभी मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जब मैंने निकाला तब बेच देती तो अच्छा रहता, क्योंकि वेट भी देता था। कुछ तो परसेंट खराब हो चुका है, अभी तो स्टोर इतने दिन करके रखा है। आज देखिए सर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 से 7 महीने हो गए सर स्टोर करके। उसका वेट लॉस भी हुआ है और 25 से 30% खराब भी हुआ है। लेकिन जिस दिन मैंने निकाला था उस दिन का मार्केट 1500 से अंदर, 1000 से आगे था। 1500 प्रति क्विंटल 1500 से अंदर, 1000 से आगे था, और आज भी मार्केट 1200-1300 है। अच्छा प्राइस क्या बोलते हैं प्याज में मैम? जैसे आप तो नहीं बेचे क्योंकि आप प्राइस से खुश नहीं थे, अच्छा प्राइस किसको बोलते हैं? अच्छा प्राइस 2000 प्लस जाना चाहिए सर, क्योंकि मेहनत बहुत है सर प्याज में। ऐसा? हाँ मेहनत बहुत है। ROCE, एनीथिंग। आपके हिसाब से व्हाट आर द बिगेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अभी पिछले अगले कुछ साल में इन एग्रीकल्चर? जैसे मैंने ये वेंचर कैपिटलिस्ट भी पूछा था, मैं आपसे भी पूछूंगा आपके व्यू पॉइंट्स। एक ने अपने IoT डिवाइसेस के बारे में बोला, AI का हम बात ही कर रहे हैं, बट पर्टिकुलर कुछ बिजनेस मॉडल्स जो लोग इतना सब समझ चुके हैं, हाउ टू बी अ गुड एंटरप्रेन्योर, फ्रेमवर्क्स क्या है, कल्चर कैसे बनाना है, टीम क्या बनाना है, बट कोई आइडियाज जिन पे वो ज़्यादा फोकस कर सकते हैं? एग्री में अगर आप आउटपुट के इनएफिशिएंसीज, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस पे फोकस करोगे, पोस्ट हार्वेस्ट इज अ वेरी बिग मार्केट। 40% हमारा हार्वेस्टेड प्रोड्यूस लॉजिस्टिक एंड इनएफिशिएंसीज में बर्बाद हो जाता है। तो ये 40% इज अ मार्केट अपॉर्चुनिटी। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है ऑब्वियसली, लेकिन इसको आप प्रिसिजन, अगर इसमें आप प्रिसिजन डाल दो, अगर दिया हुआ था, आई हायर्ड 120 पीपल इन अ पीरियड ऑफ 4 months। That's literally 1% per day. यस, मेरे टीम को टारगेट था, एक पूरा प्रोसेस सेट था, मेरी टीम को टारगेट दिया हुआ था, जनवरी से लेके अप्रैल मई तक उन्होंने 120 या 130 लोगों को हायर किया। तो इसमें ये फाइनल हायर्स थे, लेकिन इसमें ऐसे बीच में बहुत सारे हायर्स आए और गए, क्योंकि हम एक टारगेट पे काम कर रहे थे, राइट? दिस वाज अ मैकेनिकल प्रोसेस की 3 अलग अलग टाइप के टेस्ट हो रहे थे, बिहेवियरल राउंड, एप्टीट्यूड राउंड, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग। ये पायलट्स के लिए था, ड्रोन ऑपरेटर्स। तो ये सब हमने किया, बट फिर उसका एक प्रॉब्लम ये हो गया कि ये इसको स्पीड से करने के लिए, और एंट्री लेवल टीम इतना ज़्यादा हायरिंग कर रहा है, तो उसमें वी मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स ऑन हु वी हायर्ड। सो देयर वी ब्लेड सम मनी ऑन कीपिंग पीपल फॉर अ व्हाइल। सेकंड प्रॉब्लम देयर वाज कि 180 लोग जो है वो तो आ गए, 180 ड्रोन्स बनाने के लिए जो सब कुछ चाहिए, कैश फ्लो प्लानिंग, रॉ मटेरियल प्लानिंग, टेक्नीशियंस, क्योंकि अब हमें ये सब खुद बनाना था। ऐसा नहीं है कि यू आर गिविंग मनी टू समबडी एंड दे आर सप्लाइंग टू यू, यू आर बिल्डिंग एवरीथिंग इन हाउस। सो दैट रेडीनेस, देन वो रेडीनेस के बाद अगर ये लोग क्रैश करेंगे, ये पायलट्स, अगर 180 ड्रोन्स में से अगर मुझे 20 क्रैशेस दिन के आ गए, तो हाउ डू आई रिपेयर? तो ये जो इतने सारे न्यू फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स थे जिसकी प्रिपेयर्डनेस नहीं थी। तो जो मैं कह रही थी ना पहले की स्पीड एंड एग्जीक्यूशन, बट विदाउट फैक्टरिंग इन रिस्क यू शुड नॉट गो एट अ वेरी हाई स्पीड। तो ये रिस्क जो है, ये मैंने एनालाइज नहीं किया था कि इतने सारे क्रैशेस हो सकते हैं, तब मैं क्या करूंगी। वर्स्ट केस सिनेरियोज, अगर इतने लोग आ गए लेकिन ड्रोन रेडी नहीं हुए तो मैं क्या करूंगी। तो ये जो मेरे लिए वो वाला पीरियड था लास्ट ईयर अप्रैल में, मार्च अप्रैल में, that period I learned so many lessons on all these things that I'm talking about today. सिंपल शब्दों में, चाहे आप एक किसान एंटरप्रेन्योर हो, चाहे बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो, चाहे 100 करोड़, 1 करोड़, 1000 करोड़, कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले हमें सोचो कि सबसे खराब क्या हो सकता है। Yes. वर्स्ट केस सिचुएशन मेरा क्या होगा? सिनेरियो, रिस्क एनालिसिस, असेसमेंट, और वो आपके पर्पस और प्रॉफिट दोनों से अलाइन होता है कि नहीं होता है। वो एक प्रॉफिट की बजाय आई वुड से फाइनेंशियल मैट्रिक्स। इट डजंट हैव टू बी बॉटम लाइन, बट इट कैन बी ROI, it can be ROCE, anything. आपके हिसाब से व्हाट आर द बिगेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अभी पिछले अगले कुछ साल में इन एग्रीकल्चर? जैसे मैंने ये वेंचर कैपिटलिस्ट भी पूछा था, मैं आपसे भी पूछूंगा आपके व्यू पॉइंट्स। एक ने अपने IoT डिवाइसेस के बारे में बोला, AI का हम बात ही कर रहे हैं, बट पर्टिकुलर कुछ बिजनेस मॉडल्स जो लोग इतना सब समझ चुके हैं, हाउ टू बी अ गुड एंटरप्रेन्योर, फ्रेमवर्क्स क्या है, कल्चर कैसे बनाना है, टीम क्या बनाना है, बट कोई आइडियाज जिन पे वो ज़्यादा फोकस कर सकते हैं? एग्री में अगर आप आउटपुट के इनएफिशिएंसीज, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस पे फोकस करोगे, पोस्ट हार्वेस्ट इज अ वेरी बिग मार्केट। 40% हमारा हार्वेस्टेड प्रोड्यूस लॉजिस्टिक एंड इनएफिशिएंसीज में बर्बाद हो जाता है। तो ये 40% इज अ मार्केट अपॉर्चुनिटी।
इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है ऑब्वियसली, लेकिन इसको आप प्रिसिजन, अगर इसमें आप प्रिसिजन डाल दो, स्मार्ट वेयर हाउसिंग डाल दो, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें अगर आप इसमें इंक्लूड करो, डेटा का इस्तेमाल करो, तो यहाँ पे भी हम बहुत बहुत ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं, राइट? कॉस्ट है ऑब्वियसली, लेकिन इसको आप कल्चर कैसे बनाना है, टीम क्या बनाना है, बट कोई आइडियाज जिन पे वो ज़्यादा फोकस कर सकते, सक्सेस मेट्रिक, मतलब सबसे बड़ा फैक्टर क्या था जो आपको इतना अच्छा से स्केल कर पाया? आई थिंक बिगेस्ट फैक्टर इंडिया में फार्मिंग एंड रूरल मार्केट्स में ट्रस्ट है। ट्रस्ट बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी बिल्ड्स अडॉप्शन। तो आप पहले फार्मर्स का ट्रस्ट जीतोगे, ट्रस्ट जीतने के बाद आप क्रेडिबल बनोगे, क्रेडिबल बनने के बाद वो आपको अडॉप्ट करेंगे। और अगर एक गांव में 2 फार्मर्स ने आपको अडॉप्ट कर लिया, अगले सीजन में वो 40 हो जाएंगे, उसके अगले सीजन में जितने फार्मर्स है वो सब आपके हो जाएंगे। तो अगर प्रोडक्ट में दम है तो हाँ ऑब्वियसली दैट्स व्हाई ट्रस्ट ना, ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। आप जो बोल रहे हो आप वो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और अगर आप कर भी सकते हो तो कंसिस्टेंटली उसको करने की आपके पास कैपेबिलिटी है या नहीं है। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली फार्मर्स के साथ बहुत ज़्यादा मतलब ट्रस्ट के साथ उनके हमने प्ले किया है इन जनरल, खेला है, तो थोड़ा सा वहाँ पे ट्रिकी पॉइंट होता है, क्योंकि जो 4 प्रॉब्लम्स हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, इकोनॉमिक, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, क्लाइमेट एंड ट्रस्ट, तो ये 4 प्रॉब्लम्स की वजह से ही फार्मर्स आर अ लिटिल रिलक्टेंट टू ट्रस्ट एनीवन न्यू। उनको ये भी लगता है कि जो भी कंपनी वाले हों, चाहे आप हों चाहे मैं हूँ, खैर हमें तो ट्रस्ट और आपने ट्रस्ट बिल्ड किया है काफ़ी मेहनत के बाद, कि सब अपना प्रोडक्ट बेचने आ रहे हैं बस। यस किसानों को बहुत कम लोग का पड़ा है, ये मैं बहुत किसानों से बात करने के बाद बोल रहा हूँ। तो ये कॉमन सेंटिमेंट है किसानों में। यस तो सबसे पहले आई थिंक जो ट्रस्ट आपने जीता, दैट वेंट फ्रॉम 50,000 टू 4.5 लाख। आज Yes. आपका, इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग ऑन कैमरा, व्हाट इज द रेवेन्यू ऑफ योर बिजनेस? So we did 58.5 crore in FY25, and in FY26 we're projected to be at about 180 crores, वाओ, and we've already touched 65. आई And थिंक this was all without drone sale, by the way. बिना ड्रोन से। बिना ड्रोन सेल के। अभी ड्रोन सेल मैंने जैसा बताया आपको कि मुझे एज अ फाउंडर हमेशा लगेगा कि हमारी स्पीड कम रही है, तो हमारा जो सर्टिफिकेशन और जो बाकी सारी ड्रोन की जो भी रेगुलेटरी प्रोसेसेस कंप्लायंसेस होती है, वो पिछले क्वार्टर में ही सारी कंप्लीट हुई है। तो नाउ आवर डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स, ये सब अभी इस पे हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। दिस इज आवर स्केल टाइम। अभी तक जो भी था वो सब ट्रायल था। तो अभी जो 60 करोड़ आप कमा रहे हैं, जस्ट टू समराइज फिर से, कैसे कैसे उसका रेवेन्यू स्ट्रीम होता है? So about 10% is from spraying services. About, and this is on volume. अगर EBITDA पे आ जाए हम तो ये पूरा बदल नहीं ठीक जाएगा। है, रेवेन्यू पे बात करते हैं। तो रेवेन्यू पे about 60% is output, about 30% is import, and about 10-15% is drone services. लेकिन bottom line पे input output गायब हो जाते हैं, सिर्फ drone services बचता है। मेक सेंस। वही मैं पूछने वाला था कि इनपुट आउटपुट तो आप ज़्यादा मार्जिन नहीं रख पाओगे, बिल्कुल कि बहुत ही प्राइस। और हमारे लिए वो जोग्राफी कंस्ट्रेंट है ही, हम इसको हर जगह पे इवेंचुअली स्केल अप नहीं करेंगे। आई थिंक मैं थोड़ा एक स्ट्रक्चर डालना चाहूँगा टू बिल्डिंग अ स्टार्टअप, स्पेशली एग्री स्टार्टअप। मैंने एक वेंचर कैपिटलिस्ट को भी इस पॉडकास्ट पे होस्ट किया था, उन्होंने कुछ फ्रेमवर्क्स दिए थे, बट आपने एक वेंचर कैपिटल का माइंडसेट और एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट होता है। उन लोग सोचते हैं कि मैं कहाँ डालूंगा मुझे पैसा मिलेगा, वो अच्छे से समझाए कि मैं अगर ऐसे स्टार्टअप में पैसे डालूंगा तो अगर आप ऐसा स्टार्टअप बनाओ, आई विल इन्वेस्ट इन यू, बट फ्रॉम अ फाउंडर लेंस थिंग्स अलग होते हैं। जैसे स्टेप बाय स्टेप स्टेज 1 आपको आइडिया आया, मेरे हिसाब से किसी भी बिजनेस का सबसे पहला स्टेप आइडिया ही होता है। हाउ डू यू नो कि मैं जो आइडिया परस्यू कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या वो वर्थ इट भी है कि नहीं, क्या वो अच्छा आइडिया है कि नहीं? जैसे कहते हैं फेसबुक का आइडिया ज़करबर्ग से पहले किसी को आया था, उन्होंने इंप्लीमेंट भी किया, बट ही इज़ द वन हू गॉट टू द मार्केट। तो आइडिया का वैलिडेशन कैसे करे कोई? ओके, सो ये पूरे पिछले 1 आवर के कॉन्वर्सेशन में मैंने आपको बताया हमने शुरू किससे किया था, हम एंड अप किस पर हुए, राइट? आपको रियलाइज हुआ होगा कि जो वन स्टैक सोल्यूशन से हम जो ड्रोन इकोसिस्टम पे आए हैं, दिस वाज आइडिया, इटरेशन, फीडबैक लूप, वैलिडेशन, बीइंग अनसक्सेसफुल आल्सो, राइट? रियलाइज हुआ कुछ करने के बाद कि नहीं नहीं इसमें तो नहीं है, बिजनेस मॉडल नहीं है, या ये करने में बहुत ज़्यादा रिस्क है। अगेन पर्पस एंड प्रॉफिट, सेम चीज़। हाँ, सेम चीज़। तो ये ऑलरेडी आई थिंक जो मैंने पहले बताया है, पर्पस, प्रॉफिट, स्पीड, एग्जीक्यूशन, ये 4 चीज़ों पे अगर आप फोकस करोगे तो दीज थिंग्स कंपाउंड, दिस गिव्स यू रिजल्ट। कई बार जिस दिशा में आप स्टार्ट करते हो, यू डोंट एंड अप देयर। हाँ, आई डिड नॉट, मैं कहाँ से कहाँ, पहली बात तो मैं फाइनेंस से एग्रीटेक में पहुंच गई। मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊंगी। आई ऑलवेज न्यू कि आई वांटेड टू बी अ क्रिएटर बिल्डर, कुछ तो बनाना है। कुछ तो बनाना है, कुछ क्रिएट करना है, ये पक्का पता था। बट ये नहीं पता था कि आई वुड डू एग्रीटेक, लेट अलोन गो टू फार्म्स एंड विजिट फार्मर्स एंड यू नो बिल्ड विद देम, फॉर देम। उसके बाद हम ड्रोन खरीदते खरीदते ड्रोन बनाने पे पहुंच गए। अब तो हम जो प्राइम एरोस्पेस में हम सिर्फ एग्री ड्रोन्स बनाने के लिए मैंने इतना बड़ा फैक्ट्री नहीं शुरू किया है ना, तो हम कोर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में वी आर डूइंग वेरियस इंडस्ट्री एप्लीकेशंस। अगर मैं शुरू नहीं करती तो मैं यहाँ पहुंचती नहीं। अगर मैं आइडिया को वैलिडेट नहीं करती और मैं भले ही उसमें आपको सक्सेस मिले, फेलियर मिले, व्हाटएवर इट इज, उसके ऊपर यू नीड टू फॉर्म अ फीडबैक लूप, इटरेट। आप कोई भी सक्सेसफुल इंसान की अगर बुक पढ़ोगे, आई रीड अ लॉट ऑफ दीज बुक्स दैट हेल्प मी विद माय वर्क, सो प्रिंसिपल्स बाय रे डालियो, और फाइनेंस में हम कोई भी डिसीजन को अच्छा कब, जैसे सबका बढ़ रहा है उनका भी बढ़ रहा है, तो वहाँ पे जो है दैट इज द ट्रिकी पार्ट। तो जब तक आप उनको इमीडिएट, जैसे अगेन कमिंग बैक टू फाइनेंस अ लिटिल बिट,
फाइनेंस में हम कोई भी डिसीजन को अच्छा कब बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, कि 20% से प्लस में अगर आरओआई मिल गया तो इट इज़ अ ओके हेल्दी डिसीजन टू मेक। फार्मिंग में ऐसा नहीं चलेगा। सही बात है। फार्मिंग में जब तक 60 to 70% इमीडिएट उनको दिखना चाहिए कि मुझे आरओआई है, क्योंकि दे आर हैंड टू माउथ। उन लोगों का सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, हैंड टू माउथ सर्वाइवल है। तो इस केस में 60 to 70% उनको जब तक आरओआई नहीं दिखता है कोई भी टेक अडॉप्शन का, तब तक वो टेक अडॉप्शन क्यों करेंगे? तो आई वुड नॉट से कि फार्मर्स आर हेजिटेंट, आई थिंक दे आर रैशनल बिकॉज दे आर मेकिंग दिस डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट्स इन इट फॉर देम। किसान केवल एक अकेला ऐसा पार्टी होता है जो किसी चीज़ को 10 रुपए में उगा जिसको हम एम्प्लॉय कर रहे थे उसके लिए भी वैल्यू थी, हमारे लिए भी वैल्यू थी और फार्मर के लिए भी वैल्यू थी। तो फिर हमें रियलाइज हुआ कि अगर इसको हमें स्केल अप करना है तो वी नीड टू हैव हार्डवेयर इन आवर कंट्रोल, ट्रेनिंग इन आवर कंट्रोल, टेक्निकल सपोर्ट इन आवर कंट्रोल, प्लस उसमें क्या जा रहा है, प्रिसिजन एग्रीकल्चर, राइट? तो उसमें क्या जा रहा है, किस क्वांटिटी में जा रहा है, उसकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस क्या है, उसके फील्ड ट्रायल्स, उसका रिसर्च, ये सारी चीज़ों पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। वो एक स्कूल ऑफ थॉट है, काउंटर थॉट, सॉरी जस्ट होल्ड दैट हाँ। थॉट, कि बहुत सारे लोग, जैसे आपने कहा कि आपको सब चीज़ कंट्रोल करना होता है, चाहे वो टेक हो, इनपुट हो, आउटपुट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो। बहुत सारे लोग एडवाइस भी करते हैं, मैं भी जो स्कूल ऑफ थॉट से आता हूँ, हमेशा कहते हैं कि सिंगुलर फोकस ऑन वन पर्टिकुलर थिंग। यस, माना आउटपुट कर रहा हूँ तो आउटपुट में नंबर 1 सॉर्ट ऑफ बन जाऊँ, राइट? इनपुट कर रहा हूँ तो इनपुट में, जैसे हम ग्रीन हाउस कर रहे हैं, हमारा हमेशा सिंगुलर फोकस रहा है, ग्रीन हाउस। यस। आपके हिसाब से और आपके एक्सपीरियंस में, अगर यंग आदमी या लड़का या लड़की पॉडकास्ट देख रहा है, बिजनेस को लेके उनका अप्रोच क्या होना चाहिए? एक चीज़ में मैं नंबर 1 बनूँ या किसानों को अलग-अलग सर्विसेज जैसे आप दे रहे हैं, उस प्रकार सर्विस करूँ? तो अब मैं आपको उस बात पे थोड़ा-सा करेक्ट करना चाहूँगी। जैसा मैंने बताया कि उसमें हमने देखा कि बहुत ज़्यादा फार्मर्स इसको, एक गाँव में अगर हमारा ड्रोन जा रहा है, वो गाँव के सारे हो शुरू गया, हो गया। 1 और उस लाख समय आप पैसा फार्मर्स कमा हुए। रहे थे? हाँ, कैसे? उस समय आप इनपुट के थ्रू बेच के इनपुट, आउटपुट, और आउटपुट। तब जब हमने ड्रोन सर्विसेज़ शुरू की थी, हुँ, उसमें हमने देखा कि बहुत ज़्यादा फार्मर्स इसको, एक गाँव में अगर हमारा ड्रोन जा रहा है, वो गाँव के सारे फार्मर्स ऑटोमैटिकली सलाम किसान क्या है, ये एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। क्योंकि उस टाइम पे ड्रोन लेके जाने वाला कोई नहीं था, इट वाज़ वेरी रिस्की अफेयर। मैंने जैसे आपको बताया 3-4 महीने लगते थे ये सब सेटअप करने में। तो वी वर दी ओनली वन्स। पहले हमने 4 ड्रोन खरीदे, 10 खरीदे, 20 खरीदे। फिर रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो हम खरीद रहे हैं, बट इसका जो टेक्निकल सपोर्ट हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है। तो हमने एक बेस के 2 तरीके होते हैं। एक तो आपका बेस जहाँ से वहाँ से यू पैन आउट देगी। हम ऐसी कैंप्स होस्ट करते थे धीरे-धीरे, और हमने एग्री में, आपको भी पता होगा और ये जनरली बहुत सारे लोगों को पता होता है कि एग्री में मार्केटिंग का के 2 तरीके होते हैं। एक तो आपका बेस जहाँ से वहाँ से यू पैन आउट जियोग्राफिकली, या आप आपके सर्कल बना के आप पैन इन करते हो फ्रॉम योर जियोग्राफिक रीजन। तो आई डिसाइडेड टू पैन आउट। तो हमने एक बेस जालना को बीच में रखा और जालना से हम धीरे-धीरे जियोग्राफिकली एक-एक डिस्ट्रिक्ट में एक्सपैंड करते गए। बिकॉज़ अदरवाइज़ बहुत ईज़ी है ऑपरेशनली बहुत ज़्यादा पैसा ब्लीड करना। एंड मैं 3rd जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। हमारे फैमिली में बर्न मॉडल किसी को समझ मारवाड़ी नहीं आता है। एंटरप्रेन्योर। मारवाड़ी एंटरप्रेन्योर। तो हमारे फैमिली में बर्न मॉडल किसी को समझ नहीं आता है। बर्न मॉडल मतलब सिंपल शब्दों में पैसा बनाना है धंधा में, हाँ। पैसा गँवाना नहीं है। Yes. आपने जो इनिशियली स्टार्ट भी किया, हमारे पायलट के पास नोटिफिकेशन जाएगा और पायलट फार्मर को वही जाके सेम सर्विस ऐप पे देगा। वो, सेम जो ऐप पे। आपसे आप कॉलेज में स्टार्ट किए थे, उसी को धीरे-धीरे करके आप बढ़ाते गए। यस। और एक और चीज़ जो हमने स्टार्टिंग से ही रखी थी, मैंने आपको बताया राइट कि मारवाड़ी फैमिली, मेकिंग श्योर रेवेन्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी है। तो एग्री इनपुट का जो हम एडवाइस दे रहे थे फार्मर्स को कि किस केमिकल फॉर्मुलेशन को कौन से स्टेज पे डालना चाहिए, हमने नीचे उसको एक स्टोर से लिंक कर दिया था। वहाँ पे हम उनको प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करते थे। फार्मर्स वर फ्री टू ऐड टू कार्ट एंड परचेज इट। और हमने एक डीलर साइड ऐप बना दिया था। जैसे ज़ोमैटो एंड स्विगी पे आप रेस्टोरेंट्स को ऑनबोर्ड करते हो, उनके प्रोडक्ट को कस्टमर को शोकेस करते हो, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करते हैं और रेस्टोरेंट के ऊपर होता है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना। सेम मॉडल। फार्मर ने ऐप पे ऑर्डर प्लेस की, डीलर कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑर्डर। अगर डीलर ने एक्सेप्ट किया, फार्मर जाके डिलीवरी ले सकता है। हमने डिलीवरी में वो दिमाग नहीं वो लगाया। नहीं दिमाग लगाया बिकॉज़ मुझे पता था वहाँ पे हमारा लॉस ही होने वाला क्या है। प्रोडक्ट्स थे, मतलब इनपुट जैसे पेस्टिसाइड, सारे एग्री फर्टिलाइजर? इनपुट्स, हाँ, बढ़िया। सारे एग्री इनपुट्स थे। ऑलमोस्ट 350 एसकेयूज़ से हमने ये मार्केट प्लेस शुरू किया था और स्टार्टिंग में 40-50 डीलर्स को ऑनबोर्ड किया था। आज हमारे पास 800 डीलर्स है अच्छा, उसी ऐप पे? उसी ऐप पे। 800 डीलर्स है और अभी 500 एसकेयूज़ है। फिर भी मैं कहूँगी कि हमारा वो फोकस एरिया आज भी नहीं है। हमने ऐप बना दिया, टेक एनेबल कर दिया इसको। फार्मर्स को अगर अच्छा लगता है वो खरीद सकते हैं, डीलर को अगर जमेगा तो वो बेच सकते हैं। दैट इज़ द सिंपल मॉडल। एंड देन सेम हमने आउटपुट के साथ भी किया। हमने कुछ इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स खड़े किए, कुछ रीजन्स में, सारे रीजन्स में नहीं, ताकि हम फार्मर्स को वो एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए। तो हमने कुछ रीजन्स में आउटपुट के लिए इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स से टाई अप किया और फार्मर्स को इंक्वायरी फॉर्म्स एनेबल करके दे दिया। अगर फार्मर्स सेल का इंक्वायरी फॉर्म डालते थे तो वो हमारे आउटपुट पार्टनर्स के पास चला जाता था एंड देन वो खरीद लेते थे। तो ये भी हमने काफ़ी क्वांटम में किया है, बट इसका ज्योग्राफी हमने फोकस रखा है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग्स इन एग्री, व्हाई वी सॉ सक्सेस एंड व्हाई अ लॉट ऑफ एग्री टेक स्टार्टअप्स फेल इज बिकॉज दे स्प्रेड टू थिन। व्हेन यू स्प्रेड टू थिन, आपके ओपेक्स ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। आपको भी पता है हर जगह पे फील्ड टीम चाहिए। हर जगह पे अगर आपको फील्ड टीम चाहिए तो आपको ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर आपका बढ़ाना पड़ेगा और फिर वहाँ से आपका रेवेन्यू प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो दैट्स व्हाई हमने ज्योग्राफी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया और हर चीज़ को हर ज्योग्राफी में नहीं बढ़ाया। अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं सबसे पहले एक रीजन को पकड़ो, उस रीजन को कोशिश करो पूरी तरीके से पेनिट्रेट कर लो। क्या? मतलब महाराष्ट्र आपने पकड़ा, Yes. अभी भी आप महाराष्ट्र में ही थे, Yes. मतलब आप कहीं गए नहीं। अभी भी मतलब इवन आफ्टर रेजिंग मनी, इवन आफ्टर स्केलिंग अप,
सिग्निफिकेंटली अभी हम 4.5 लाख फार्मर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे है और सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा प्रेजेंस है, लेकिन फिर भी हमने अभी तक दूसरे रीजन्स को टच नहीं किया है, बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर कि वी फिनेस दिस वेरी वेरी वेल। जो भी मुझे ट्राई करना है मैं इस ज्योग्राफी पे करूंगी। एक बार मुझे पता चल गया कि ये पक्का 100% दिस इज माय मंत्रा फॉर सक्सेस, देन आई विल टेक इट टू अदर प्लेसेस। फिर वहाँ से आपका सलाम किसान का ऑफिशियली फिर ऑफिशियली ये शुरू हो गया। और उस समय आप पैसे कमा रहे थे? हाँ, कैसे उस समय आप इनपुट के थ्रू बेच के? इनपुट आउटपुट। और output? तब जब हमने ड्रोन सर्विसेज शुरू की थी उसमें हमने देखा कि बहुत ज़्यादा फार्मर्स इसको, एक गांव में अगर हमारा ड्रोन जा रहा है वो गांव के सारे फार्मर्स ऑटोमेटिकली सलाम किसान क्या है ये एक्सप्लोर करना चाह रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे ड्रोन लेके जाने वाला कोई नहीं था। इट वाज वेरी रिस्की अफेयर। मैंने जैसे आपको बताया 3-4 महीने लगते थे ये सब सेटअप करने में, तो वी वर दी ओनली वंस। पहले हमने 4 ड्रोन खरीदे, 10 खरीदे, 20 खरीदे, फिर रियलाइज हुआ कि यार ये तो हम खरीद रहे बट इसका जो टेक्निकल सपोर्ट हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है। अब हम थोड़ा सा ड्रोन पे आ जाते हैं, क्योंकि ड्रोन पे हमने जो सक्सेस देखा है उसी की वजह से हमने सलाम किसान को, कोई चीज़ जब आप नया करते हैं तो उसको ट्राई करते हैं तो कम थी, तो हमने सबसे पहले ज़मीन लीज पे लिया और उस पे काम शुरू किया। तो कुछ फसलों को ट्राई किया कि भाई ये जैसे कोई भी चीज़ जब आप नया करते हैं तो उसको ट्राई करते हैं। तो पहले 2 साल तो असल में हमने जिस तरीके से खेती शुरू किया तो सब पैसा वैसा खत्म हो गया, सब नुकसान हुआ, कोई कामयाबी नहीं मिली उसमें। सबसे पहले क्या उगाया था? सबसे पहले हमने आलू उगाया था, प्याज उगाया और भिंडी वगैरह काफ़ी सब्जियाँ की, लेकिन उसमें कोई सक्सेस नहीं मिला क्योंकि हमारा जो काम करने का तरीका था वो ठीक नहीं था। तो हमें एहसास हुआ कि नुकसान तो हुआ हमारे को भारी, बल्कि जितना पैसा था वो सब खत्म हो गया था, जो भी पैसा लगाया था। लेकिन एक एहसास जरूर है हमारा काम करने का तरीका गलत है, कुछ सुधार करना है। कुछ इसमें हमें लगा कि इसमें सुधार होगा। तो 5-6 जो 2 साल के बाद फिर 5-6 वेजिटेबल्स का ट्रायल किया तो हमारे साथी यादव जी के दिमाग में ये बैठा कि ये जो गाजर है इसमें हमें काम करना चाहिए, और हमने वहाँ से इस गाजर की शुरुआत की। अब सर एक सवाल ये आ रहा है कि गाजर भी देसी गाजर नहीं है, इंग्लिश कैरेट आपने शुरुआत की, और किस सन में आप बात बता रहे हैं? ये बात शायद 2000 के आसपास की। तो गाजर देखिए देसी गाजर तो हर कोई करता था, मतलब सर्दी में ये हमें कोई इंपॉर्टेंट क्रॉप करना चाहते थे, ये इस इलाके में होती नहीं थी। ये साउथ से आती थी, ऊटी कैरेट के नाम से होता था, ये एक्सोटिक वेजिटेबल के तौर पे बिकती थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी होती थी कहीं पे। तो इसको हमने ऐसा सोचा कि इसको हम बड़े स्केल पहले ट्रायल करते हैं, फिर इसको बड़े स्केल पे ले जाने का स्कोप है, ऐसा हमारे जहन में बैठा। मतलब जो छोटे स्केल पे किया उससे सब सही चल गया, 2 एकड़ में किया तो उससे जो इकोनॉमिक्स थी वो ये समझ में आया कि ये एक इसमें करने के लिए बहुत है कुछ है, क्योंकि कमियां बहुत थी, उसके बाद भी उसमें 2 पैसा आया, तो इसको हम इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी जैसे अगर हम हिंदुस्तान में बात करें तो प्याज पे बहुत काम हुआ है, अनियन पे बहुत काम हुआ है, गन्ने पे भी काफी शौक हुआ है, खेती में बात करें तो राइस पे बहुत काम हुआ है, गेहूं पे बहुत काम हुआ है। कैरेट जैसी क्रॉप पे, गाजर जैसी क्रॉप पे कोई काम मतलब साइंटिफिक तरीके से, तो मामूली। इवन जब हमने काम शुरू किया तो कोई कंपनी इसकी हर्बिसाइड भी नहीं बनाती थी, घास की दवाई, क्योंकि कोई खरपतवार की भी, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट क्रॉप नहीं थी, पैसा नहीं मानते थे इसमें। तो हमने ये बिल्कुल लीक से हटके काम शुरू किया। वो ये पहले साल में 2 एकड़ से हुआ, और उसके बाद ये संभावना बनी कि इस पे हम काम शुरू करते हैं। तो फिर अगले साल हमने और इसको आगे बढ़ाया और 20 या 25 एकड़ हमने किया, और लीज पे लेते रहे, लीज पे जमीन लेते रहे और उस पे करते रहे। तो 25 एकड़ पे जब काम किया तो थोड़ा फिर बदलाव किया, जो हमने समझा था साइंटिफिक वे से। पहले फ्लैट बेड पे उगती थी, तो उसको अभी आप अगर इसमें देखें तो एक रेज बेड है, तो सबसे पहले ये रेज बेड पे लेके आए इसे, तो इससे इसकी क्वालिटी भी इंप्रूव हुई, और इससे इसका जो प्रोडक्शन था, जो पहले साल जो हमने 2 एकड़ में लिया था 10-12 था, तो ये 15-14 मतलब कम से कम 4-5 टन एकड़ में 2 एकड़ में 10-12 टन, 1 एकड़ में 10-12 टन। तो ये फिर और बढ़ा तो और बेहतर हुआ, और इससे हमारा भी हौसला अफजाई हुआ। तो और हमने उसे तीसरे साल और ज्यादा 40-50 एकड़ का और लीज पे लिया, उससे फिर वो किया हमने गाजर इसमें, और एक अच्छी गाजर पैदा की तौर तरीके से समझ के, एक साइंटिफिक जितना भी हमें ज्ञान था, या हम ICAR में गए और यूनिवर्सिटीज में डॉक्टर से मिले, और तब उस टाइम पे ब्रॉडकास्टिंग से होता था, और तकरीबन 3.5 किलो बीज लगता था। तो पैरों से गाजर धुलती थी, जो हम मंडी में भेजते तो पैरों से धुल के भेजते थे। तो एक ऐसी एक ड्रम बनाया, इसका वॉशिंग का एक सिस्टम बनाया, क्योंकि हमारा दिमाग ये था कि जब तक हम लार्ज स्केल पे नहीं करेंगे, इसको मैकेनाइजेशन नहीं करेंगे, तो वो कामयाबी नहीं मिल सकती। तो हमने अच्छी गाजर पैदा की, और फिर जो सबसे बड़ा चैलेंज आया वो मंडी में आया। बेचे कहाँ? नहीं, मंडी में आया तो जो हम सुनते आते हैं कि मंडी में मतलब एक किसान के साथ ठीक से व्यवहार नहीं होता, या उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, वो जो सबके साथ होता है वो हमारे साथ भी हुआ। और वो हमारे लिए जब पहली बार हुआ, उससे पहले हमें नहीं तजुर्बा था, तो हम तो फौज से आए थे, तो इतना वो नहीं था, तो हमें बड़ा कष्ट हुआ कि ये क्या है। तो हमने यादव जी को बोला कि इसको ये तो जो पर्चे वगैरह देखे कि ये तो गलत है, इस तरीके से तो बात नहीं हुआ था। और हमने अच्छी मेहनत करके इस गाजर को पैदा किया था, एक जैसी गाजर डाली थी, क्वालिटी को बहुत अच्छी तरीके से खुद तोल करके भेजा था, उसमें 2 किलो ज्यादा भेजा था, ऊपर से नीचे तक एक जैसा डाला था, जो एक हटके काम किया था। तो हमने कहा इसको तो मैं मतलब अभी जाता हूँ आजादपुर मंडी, तो उन्होंने बोला आप जाएंगे, झगड़ा करेंगे, बातचीत करेंगे, तो जो हमारा बिकता है वो भी बंद हो जाएगा। ये इतने बड़े वो हैं कि इनकी इजाजत अगर ये नहीं बिकना देंगे तो ये हमारा माल नहीं बिकेगा, और तो फिर हम ये लोकल मंडी में बिकता नहीं, तो हम ऐसे ही खराब हो जाएंगे। तो हमें बड़ी पहली बार ऐसा लगा कि भाई आपके साथ गलत भी हो रहा है, आप कह भी नहीं सकते, तो ये रियल वाकई एक्सप्लॉइटेशन है। तो हमने कहा साहब हम तो एक्सप्लॉइट होकर नहीं सो सकते, एक रोटी कम खा के तो सोई जा सकती है, लेकिन ये तो नहीं हो सकती अपने देश में, अपनी जगह पे हम ही मेहनत करके करें, उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन इस तरीके से हो कि आप अपनी बात भी ना रखवाएं। तो मतलब वहाँ धक्का लगा, बहुत भारी धक्का लगा। लेकिन उस धक्के में जब हम डिस्कशन में जब बात कर रहे थे यादव जी से, तो वो मेरे से उम्र में बड़े हैं, तो उन्होंने एक बात कही कि भाई देखो बात ऐसी है कि हर जगह आदमी एक्सप्लॉइट हो रहा है, बड़ा आदमी छोटे को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो वहाँ से एक पॉइंट निकला हमारे दिमाग में कि यादव जी अगर बड़ा छोटे होता तो हम बड़े बनते हम करेंगे एक्सप्लॉइट। नहीं हम बड़े बनते हैं, और हमने वहीं से पढ़ लिया कि हम हिंदुस्तान में उस दिन तक चैन से, मतलब हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हिंदुस्तान में सबसे बड़े गाजर के बोने वाले ना बने, और वहीं से हमारी लाइफ चेंज होगी। और एक चैलेंज लेके, एक जुनून के साथ, और लेकिन एक साइंटिफिक टेम्पर के साथ हमने काम शुरू किया। ये किस सन की बात है? ये समझो 2004 के 3-4 की बात है। तो 3-4 की ये बात है, 2000 में शुरू किया। 3-4 तो 3-4 साल स्ट्रगलिंग रहा है, पता नहीं था वो नहीं था। तो थोड़ा सा एक अगर मैं फ्लैशबैक में ले जाऊं, नाम के साथ ही आपके कर्नल जुड़ा है, और आर्मी से आप रिटायर हैं, 22-24 साल 20 साल आर्मी में सर्विस की है। ये पॉइंट अभी यहाँ इसलिए बता रही हूँ बीच में टोककर कि आर्मी से रिटायर एक इंसान जिसने देश की सेवा की, सीमा पे खड़ा रहा, और वो जब मंडी में किसान बन के जाता है तो उसका भी शोषण होता है। ये मुझे लगता है काम किसान से ज्यादा धक्का इसलिए लगता है क्योंकि आप एक अच्छी रेप्यूटेड जॉब से निकल के खेती की तरफ आ रहे हैं, अपनी चीज आगे बढ़ा रहे हैं, और मंडी में हो रहा है एक्सप्लॉइटेशन। वहां से आगे टर्निंग पॉइंट साहब उससे वो सबसे हमारे जो पार्टनर है वो एमएससी केमिस्ट्री जी, हम क्लास पढ़े लिखे वो भी नहीं है। नहीं अच्छे पढ़े लिखे एमएससी केमिस्ट्री, और हम 20 साल की 21 साल की उम्र क्लास में अफसर है, 20 साल क्लास में अफसर है, लेकिन वहां तो किसी
किसी का कोई वो नहीं हो तो कोई बात नहीं, तो और उसी चीज़ ने आज हमारे को यहाँ तक पहुँचाया। वैसे हम उनके स्कूल में जा रहे हैं, वैसा ना करते तो उससे काफ़ी नॉर्मल खेती करते थे। और जो हमारे को इस चीज़ का जुनून हुआ, तो सबसे पहले हमने पता किया कि सबसे बढ़िया सीड कहाँ मिलता है, तो हमने इटली का एग्रीकोल इटली से सीड एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया। अच्छा, और सीडर मतलब सीडर जो जो बीज की बुआई प्रिसीजन होती है। सीड ड्रिल मशीन, ओके, क्या यूज ये जो इसके बेड के ऊपर स्विंग करती है, वो प्रिसीजन डिस्टेंस रो टू रो, लाइन टू लाइन, डेप्थ को एक्जेक्टली मेंटेन करती है। उसका इंपैक्ट ये था कि जो हम 3.5 केजी बीज लगाते थे ब्रॉडकास्टिंग से, वहाँ पर वो बीज लगने लगे हमारे 800 ग्राम। अच्छा, बीज भी इतना कम है? जी हाँ। और समय भी? समय तो था ही, मतलब क्वालिटी भी, जब इक्वल डिस्टेंस पे तो क्वालिटी होगी। और क्वालिटी इतनी, जैसे देखिए, जब आपको मतलब किसी चीज़ को तोड़ना है, हमें अपनी एक्सप्लोइटेशन रोकनी थी, तो हमें ये मजबूर करना है कि हमारे बिना मंडी का काम ना चले। उसका 2 ही तरीके थे, 3 हम मानते, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड कमिटमेंट। तो तीनों पे हमने ध्यान दिया और साइंटिफिक बेस से उस काम को करना शुरू किया और हमने प्रोडक्शन बढ़ाई, क्वालिटी बढ़ाई। हम जैसे आम बार किसान कहते हैं मेरा 20 टन पैदा हुआ है, अरे साहब उस 20 टन में ग्रेड ए कितना है, ग्रेड बी कितना है, ग्रेड सी कितना है, जब तक अगर हमने 20 टन तो पैदा कर दिया, उसमें सारी क्वालिटी बी ग्रेड है, तो उसका क्या मीनिंग, वो आधे रेट में बिक रहा है। तो हमें क्वालिटी कॉन्शियस हम बन सके। और बीज का भी हमने अलग-अलग बीजों का ट्रायल किया। बीज कहाँ से लाते थे? बीज तब तो यहीं से लेते थे, आप तो फ्रांस से, जापान से, नेदरलैंड से, कई जगह से मिलता है। यहाँ से जो लेते थे आईसीआर से? नहीं, आईसीआर एक्चुअली में सीड का काम इतना बड़ा नहीं करता है। तो आप बीज यहाँ से कहाँ लेते थे? लोकल कंपनियां थी जो कहीं से लगा के जो भी देते थे, बीज की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। लेकिन हमने ट्रायल वगैरह किया, तो उसके बाद दूसरा हमारे पास देखो ये स्टोरेज का एक बहुत बड़ा मैटर था कि जो ये ऑरेंज कलर की कैरेट, इंग्लिश कैरेट इसको बोलते हैं, जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है तो ये इसकी मार्केट नहीं होती और इसलिए इसको सारी को तकरीबन 90% को हमें कोल्ड स्टोर में रखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो कोल्ड स्टोर थे वो कैरेट के कोल्ड स्टोर थे, गाजर के, नहीं सॉरी आलू के, ज़्यादातर कोल्ड स्टोरेज आलू के में है, थे। तो इसमें जो हमें और थोड़ा सा ज्ञान हुआ तो हमें पता चला कि इसके लिए गाजर के लिए दुनिया में अलग तरीके से कोल्ड स्टोर होते हैं। अच्छा। तो हमने फिर एक कंसल्टेंट हायर किया और एक बहुत हाई टेक कोल्ड स्टोर लगाया अच्छा। 2005-6 में। शायद इससे जो आलू का कोल्ड स्टोर था रूटीन में बनता था, उससे 4 गुना कीमत में हमने कोल्ड स्टोर लगाया, फॉकलिफ्ट ऑपरेटेड और सब जो भी लेटेस्ट था। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हम उसमें फेल हो गए। कैसे? वो जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज किया गया वो काम नहीं कर पाई कैरेट के ऊपर, और हमारी जो हमने कैरेट पैदा किया वो सब रखी उसमें, वो सब सड़ गई। खराब हो गया। तो हमें लाइफ का बहुत बड़ा झटका लगा। हम क्योंकि बैंक से कर्जा था, फिर कंटिन्यूस उसमें खर्चा बढ़ने लगा, मतलब जो एक आपने वो बना लिया है कोल्ड स्टोर, उसका मंथली खर्चा है, कोई किस्त है, कोई बिजली का है, कोई स्टाफ का है, और वो सब गाजर हमारी खराब हो गई। तो हम बड़े दिक्कत में आ गए, बल्कि बाकी समझिए बिल्कुल सड़क पे आ गए, तकरीबन 3 करोड़ का कर्जा था। लेकिन उस टाइम पे भी हमारी जो फार्मिंग थी वो बहुत मजबूती से आगे चल रही थी और इस फार्मिंग ने ही हमें फिर दोबारा खड़ा कर दिया। उसको हमारे को फैमिली से भी, फ्रेंड से हेल्प मिला, पैसा लिया, हमने किसी के डिफॉल्टर नहीं हुए, ना बैंक के हुए, ना किसी फार्मर के हुए, ना बीच का, किसी का सबका हो दिया। एक मैं फार्मर को ये भी मेरे को एक लगता है कि हमारे फार्मर जो है ना लोन के बारे में कम मतलब परवाह करते हैं, जिससे आपका जो रेपुटेशन, फाइनेंशियल रेपुटेशन वो खराब होता है, आपको आगे काम करने में दिक्कत आती है, आपको बैंक लोन नहीं देता। वो क्वाड्रेंट डी सूत्र में बताता हूँ, एक ही बार साल में डाल दीजिए हार्वेस्टिंग के बाद। लोग 2-2 3-3 बार डालते हैं। मैं बोलता हूँ कि ड्रिप से जो भी है आपका थोड़ा थोड़ा जाने दीजिए। बेसिकली ये 30 दिन में आप बोले कि मतलब हर ऑल्टरनेट डे के हिसाब से 15 इरिगेशन आप पकड़े और फिर ऐसे ऐसे कर करके, नहीं ये लोग सुन के लगेगा कि बहुत है, बट एक्चुअल में आप उसको फंडामेंटली समझा रहे हैं, बराबर है, इसलिए लोगों को लग रहा होगा वो 2 किलो 1 किलो ही लेना है उनको, लेकिन कंटिन्यूस देना है। देखिए सबसे पहले ये तो 4 क्वाड्रेंट हुए। नेक्स्ट सूत्र में बताता हूँ कि कोई भी पानी आपका बिना फर्टिलाइजर का नहीं जाएगा। पानी देना नहीं, मतलब इरिगेशन जो हम कहते हैं, फर्टिगेशन नहीं देना है, फर्टिगेशन नहीं देना है। उसके अंदर आप ग्रुप क्वाड्रेंट ए, क्वाड्रेंट बी, क्वाड्रेंट सी, क्वाड्रेंट डी, कोई भी, लेकिन जाएगा बिना फर्टिलाइजर कोई भी पानी नहीं जाएगा। अनार का पौधा पानी नहीं पीता, अनार का पौधा न्यूट्रिएंट वाला पानी पीता है। अनार के जड़ों, अनार नहीं सभी फसल के लिए मैं बोलता हूं, जब आपने पानी दिया तो अनार के या कोई भी फसल के जड़ चलते हैं, और जब आप न्यूट्रिएंट वाला पानी देंगे तो वो दौड़ते हैं, क्योंकि उनको खाना मिलता है तो तुरंत वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे सेंसर्स होते हैं और इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है। फर्टिलाइजर हर पानी के साथ में जाना चाहिए, ताकि कभी कभी क्या होता है कि आज 052 34 3 किलो दे दिया और अगला 2 पानी सिर्फ पानी जाएगा, तो जो भी आज आपने दिया एक तो उसका ईसी ज्यादा हो गया, और सेकंड 2 पानी जो आपके जाएंगे उसी से वो वॉश आउट करके नीचे लेके जाएंगे, तो पौधे को नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ी आज तक की बीमारी है और लोग इसको सुनते ही नहीं है। तो हर पानी के साथ में 3 किलो देना था ना, आज 1 किलो दीजिए, कल 1 किलो दीजिए, नेक्स्ट पानी के साथ में 1 किलो दीजिए, कल मतलब नेक्स्ट पानी के साथ में, जब भी आपको देना 8 दिन के बाद, तो वो पानी के साथ में आपका फर्टिलाइजर जाएगा तो पतला पानी जाएगा। जितना पतला मतलब कम ईसी वाला पानी उतना पौधे में चला जाएगा। ये है। सेकंड चीज ये है कि अभी 2 घंटे मुझे पानी देना है। हमने सूत्र नंबर 2 देखा था, प्रिंसिपल 2, कि खाने वाले जड़ों से नीचे पानी नहीं जाना चाहिए। सपोज 6 इंच का आपका एरिया है और यहां से यहां पानी जाने के लिए आज की तारीख में 2 घंटे लगते हैं, तो फर्टिलाइजर कैसे जाना चाहिए? जो आपका क्वाड्रेंट ए वाला फर्टिलाइजर ऐसा अपन पकड़ लेते हैं, आपने 200 लीटर पानी में पूरा घोल बना दिया। अभी आज तक की लोगों का कैसे देते हैं ये मैं आपको बता देता हूं कि अगर 2 घंटे देना है तो पहले 100 मिनट वो सिर्फ पानी चलाते हैं, बाद में 10 मिनट में ये 200 लीटर पानी खींच के ढकेल देते हैं, और लास्ट में लेटरल से पानी निकलने के लिए 10 मिनट पानी दे देते हैं। ये गलत है, क्योंकि वो जो 10 मिनट में ये जो फर्टिलाइजर पूरा का जाएगा वहां के इसी बढ़ेगा। इसीलिए अगर 2 घंटे देना है मतलब 120 मिनट आपको पानी देना है, पहले 10 मिनट पानी दीजिए लेटरल्स में प्रेशर आने के लिए, 100 मिनट आप फर्टिगेशन चला दीजिए, और जो फर्टिलाइजर का पानी है वो लास्ट में वापस 10 मिनट में बाहर निकाल दीजिए। तो अभी ये जो रूट बाउल है इसमें सब दूर आपका न्यूट्रिएंट की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर बैक्टीरिया है तो ही फंगस आएगी, लेकिन बैक्टीरिया से फंगस ज्यादा चाहिए, उसके बाद प्रोटोजोआ आएगी, उसके बाद बेनिफिशियल निमेटोड आएंगे, उसके बाद केचुए आएंगे। मतलब अर्थवर्म अगर आपके खेत में है तो ये 4 है या नहीं है शक मत लीजिए, वो है इसलिए केचुए आए हैं। इसी को फूड वेब बोलते हैं। इसको फूड वेब बोल, जीवनम, ये सॉइल फूड वेब है। क्या बात है, ये मैं नया जानेंगे। हाँ। और यही आपके मिट्टी का ईसी और यही आपके मिट्टी का पीएच मेंटेन करते हैं। यदि मेरे मिट्टी में केचुआ है तो मेरे मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स भी हैं। न्यूट्रिएंट है, और न्यूट्रिएंट जो आप दे रहे हैं वो भी अवेलेबल होंगे। देखिए एसिडिक दे दिया आपने, मिट्टी का अगर पीएच होना चाहिए, हाँ, और पीएच 5.8 to 6.5 होना चाहिए ऑप्टिमल न्यूट्रिएंट के लिए। Yes. ये मेरा सॉइल का भी कुछ ध्यान में रखना होता है इन टर्म्स ऑफ पीएच। पानी और मिट्टी एक ही है ना, हाँ, यही पानी वहीं पे जाएगा। सही है। एसिडिक दे दिया आपने, मिट्टी का अगर पीएच आपका 8 है तो वो कुछ समय के बाद 8 ही करेगी,
जो भी सॉइल सोल्यूशन रूट्स के बाजू वाला जो मॉइस्चर है उसका आर्ट करेगी, तो उतने में ही आपका अपटेक होना चाहिए जब तक ये पानी में वो न्यूट्रिएंट घुले हुए हैं। समझ गया। और क्लाइमेटिक कंडीशंस का आप बोल रहे थे कि बाहर के हिसाब से बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं होना चाहिए, उसमें भी फसल डैमेज हो सकता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी नहीं होना चाहिए, वहाँ पे क्या क्या आइडियल कंडीशन है? देखिए, के लिए वो पीएच चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पानी का पीएच 8 के ऊपर है तो आप सिर्फ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर 3 ही न्यूट्रिएंट पानी में घोल सकते हो, लेगा ही नहीं बाकी तो वैसे पड़े रहेंगे प्रेसिपिटेट आके। अगर वो 8 तक आएगा तो 4th न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन ऐड होगा। अगर वो 7.5 पे आएगा तो फास्फोरस, पोटेश और कॉपर 3 ऐड होंगे, मतलब 7 हुए अभी। वापस अगर वो कम करोगे आप तो 7.2 पे बोरॉन एक ऐड होगा, मतलब अभी 8 हुए पानी में। अगर आप 6.5 पे लेके आएंगे तो जिंक, फेरस और मैंगनीज, मतलब जो टोटल 11 न्यूट्रिएंट जो पीएच उसको कम ज़्यादा करता है, उसके लिए आपका पानी का पीएच 6.5 चाहिए। जो ड्रिपर से पानी पड़ता है उसका नहीं बोल रहा हूं मैं, ड्रिपर से पानी पड़ेगा तो उसका ट्रैवलिंग वहां से स्टार्ट होता है और पानी की और मिट्टी की भी एक बफरिंग कैपेसिटी होती है। उतने समय में वो वापस उसका पीएच बढ़ाएगा। इसीलिए जो भी पानी जाता है जिसके साथ में फर्टिगेशन है उसका पीएच 5.8 से लेके 6.5 चाहिए। मतलब ये रेंज आइडियल होता है। आइडियल होता है। अगर ऊपर हो गया तो ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं ले पाएगा, मिट्टी में ही रहेंगे। और पर्टिकुलरली राजस्थान के एरिया में लोग इतना ज्यादा टीडीएस का पानी, पहले 3000 टीडीएस का पानी, 3000 टीडीएस क्लोराइड और नाइट्रेट अगर नहीं पकड़ेंगे अपन तो 640 टीडीएस इज इक्वल टू 1 EC। तो आप कैलकुलेट करिए कितना EC का पानी हुआ। और पोमोग्रेनेट में 2.5 EC का पानी चलता है। 2.5 EC। हाँ, उससे ऊपर जाओ। अब बारिश के ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, बारिश के ट्रेंड चल रहे हैं, बारिश थोड़ी लंबी चल रही है, अक्टूबर तक लगभग जो है बारिश आजकल जो है देखने को मिल जा रही है। यहाँ पर ये जो टमाटर है, ये इसकी वैरायटी का नाम है SST 2122 और 20 अगस्त का इसका ट्रांसप्लांटिंग हुआ है। और नीचे से हम देख सकते हैं कि नीचे से अभी तक जो है पर प्लांट हमने काउंट किया था, कल एनालाइज किया था, तो 45 से 50 फल इसमें ऑलरेडी सेट हो चुके हैं। उसके ऊपर हमने जब फल और इसकी छोटी छोटी जो गोटी जो सेट हो गई वो हमने काउंट की, तो करीब करीब 100 से 120 फ्रूट पर प्लांट अभी ऑलरेडी इसमें सेट हो गया है। करंट क्रॉप स्टेज जो है 100 दिन की अवधि का ये फसल है और अभी से इसमें 50 फल है, लगभग 4 से 5 किलो माल सेट हो चुका है। और ऐसा अगर हम टोटल अगर बोले तो 10 किलो के आसपास इसमें मेटल ऑलरेडी सेट है। फार्मर के फील्ड में 70 से 80 टन तक उत्पादन देने की क्षमता आराम से रखता है। कोई अगर मीडियम रेंज का फार्मर है, बहुत अच्छा क्लाइमेट ने सपोर्ट दिया, फार्मर की प्रैक्टिस बहुत अच्छी रही, तो कैपेसिटी ये की है 80, 90, 100 टन इसमें टच करने की क्षमता है इस वैरायटी में। काफी अच्छा प्रोडक्शन रहने वाला है।